नमस्कार। अपन ने पिछली क्लास में उदारवाद के संदर्भ में देखा था उदारवाद का अर्थ और उदारवाद के उदय के कारण। आज अपन देख रहे हैं उदारवाद के मूल सिद्धांत, यानी कि उदारवाद के वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उदारवाद को उदारवादी बनाते हैं। इस संदर्भ में अपन को देखना है। तो उदारवाद के मूल सिद्धांतों में जो सिद्धांत है उसके संदर्भ में अपन चर्चा कर रहे हैं। उदारवाद एक विशाल नदी की भांति है। विशाल नदी एक बहुत बड़ी नदी की भांति है। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। उसके अंदर जैसे बड़ी वो नदी कब बनती है तो उसमें छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, और उस से प्रवाह क्रम में जब वो बहती हैं तो बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं बाद में उसमें से अनेक छोटी छोटी शाखाएं और उपशाखाएं निकल पड़ती हैं। वो एक उदारवाद का एक सिद्धांत के आधार पर अपन ने इसको देखा है। तो उसी तरीके की उदारवाद है। पहला अपन देख रहे हैं इसके सिद्धांतों में मानवीय विवेक में आस्था। मानवीय विवेक में आस्था यानी कि उदारवाद की मानवीय बुद्धि और विवेक में आस्था है। एक विद्वान हुए टॉमस पेन ने समस्त रूढ़िवादियों को चुनौती देते हुए कहा, रूढ़िवादियों या परंपरावादियों को चुनौती देते हुए कहा कि मेरा अपना मन ही मेरा अपना चर्च है। कितना अच्छा उन्होंने कहा था। उदारवाद इस बात में विश्वास करता है कि भावना पर विवेक को प्रधानता दी जानी चाहिए। दूसरा इसका सिद्धांत है इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। इतिहास तथा परंपराओं का ये विरोधी है, लेकिन वर्तमान में बहुत सीमा तक विद्यमान राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में भी है। तीसरा सिद्धांत आता है मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। स्वतंत्रता के साथ इसका प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि इसका जन्म ही समाज के किसी वर्ग द्वारा जन्म अथवा धर्म के आधार पर प्राप्त विशेषाधिकारों के विरोध में हुआ है। उदारवाद का उदय क्यों हुआ? उदारवाद का विरोध उदय इसीलिए हुआ कि समाज में किसी न किसी रूप में जन्म के आधार पर या धर्म के आधार पर या उसको उच्चता के आधार पर एक तरीके से विशेष अधिकार प्राप्त हुए, और उन विशेष अधिकारों के विरोध में इसका जन्म हुआ। चौथा इसका जो सिद्धांत आता है व्यक्ति, साध्य तथा समाज और राज्य साधन है। इसमें कहा गया कि समाज और राज्य व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, व्यक्ति के इन तीनों प्रकार के कार्यों में एक तरीके से राज्य एक कल्याणकारी है, यानी कि उस व्यक्ति के विकास में ये सहायक है या साधन उपलब्ध करवाता है, यानी कि सहयोग करता है व्यक्ति का। और व्यक्ति स्वयं अपने आप में एक साध्य है। पांचवा समाज और राज्य कृत्रिम संगठन। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है और व्यक्ति की आवश्यकताओं के लिए या व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज और राज्य का निर्माण हुआ है। बात भी सही है। छठा जो सिद्धांत है इसका वह है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। यह सिद्धांत व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा विश्वास करता है। इस संबंध में जॉन लॉक का प्राकृतिक अधिकारों का जो सिद्धांत है वो बहुत प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार व्यक्ति के जो मुख्य रूप से प्राकृतिक अधिकार हैं वह जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता के अधिकार हैं। उनमें यह आस्था रखता है। और सातवां इसका जो सिद्धांत है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श, यानी कि इसके अनुसार, यानी कि उदारवाद के अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं है या कोई धर्म नहीं होना चाहिए राज्य का। राज्य की दृष्टि से सारे ही धर्म समान रूप से होते हैं। आगे है शासकीय स्वच्छतारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन। ये कानून की जो प्रधानता है उसमें भी ये विश्वास करता है। लोकतांत्रिक पद्धति है उसका भी ये समर्थन करता है। और अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति, ये महत्वपूर्ण है, अंतर्राष्ट्रीय
और यूँ कहो कि पूरे विश्व शांति में विश्वास करता है। और इसलिए उदारवादी लोग इंग्लैंड में ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए उसको उदारवाद का घर भी कहा जाता है। ये इसके हमारे जो सिद्धांत हुए। और इसके बाद में आता है आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद का जो विकास है। वो इसी तरह वो है कि भाई आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद का विकास क्यों हुआ इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो 1860 के बाद परिस्थितियां बदली और पहले जो अलग सिद्धांत दिए जा रहे थे एक तरीके से आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में, और उस समय फिर 1860 के बाद में हस्तक्षेप की नीति से, क्योंकि पहले हस्तक्षेप की नीति चल रही थी, यानी कि व्यक्ति के कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप मत करिए, ये चल रहा था। लेकिन बाद में उस हस्तक्षेप की नीति की बदौलत निर्धन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए ये आवश्यक हो गया कि व्यक्ति के विकास के लिए गरीबों के की गरीबी दूर करने के लिए राज्य के द्वारा हस्तक्षेप जरूरी हो गया। इसलिए गरीबों के राजनीतिक व अन्य हितों की रक्षा करना जरूरी हो गया। और यह माना जाने लगा कि जनता के हित के सभी कार्य सरकारी क्षेत्र में आ जाने चाहिए। जनता के हित के सभी कार्य सरकारी क्षेत्र में आ जाने चाहिए। इस दृष्टि से उदारवादियों ने राज्य द्वारा संचालित स्कूलों की व्यवस्था, ये जो मद्य निषेध है, बच्चों तथा स्त्रियों के श्रम के अधिकारों या अधिकाधिक नियमन, श्रमिकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था, राज्य द्वारा व्यापार, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य के संदर्भ में, उसकी पेंशन के संदर्भ में, बेकारी के संदर्भ में, बेरोजगारी के संदर्भ में, बीमारी के संदर्भ में बीमा योजना को भी अपनाया जाने लगा। और ये सब राज्य को इनके लिए उत्तरदायी ठहराया गया। और राज्य ने इन कार्यों के लिए व्यक्ति की जो आज़ादी थी, व्यक्ति का जो स्वतंत्र व्यापार था, आर्थिक क्षेत्र में जो बहुत प्रगति करके कुछ धनिक वर्ग बन गया था, उसमें हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई। और 19वीं सदी के मध्य तक तो उदारवाद इस पक्ष में था कि राज्य का कार्य क्षेत्र संकुचित होना चाहिए, लेकिन इसके बाद उदारवाद के द्वारा राज्य के कार्य क्षेत्र में क्रमिक वृद्धि का प्रतिपादन किया गया। उदारवादी विचारधारा का यह नवीन रूप टी.एच. ग्रीन के साथ प्रारंभ हुआ। टी.एच. ग्रीन राज्य को एक आवश्यक बुराई मानने के स्थान पर उसे एक नैतिक संगठन मानता है। इसके बाद आती है उदारवाद की आलोचना। तो उदारवाद की आलोचना के संदर्भ में हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश संसद के एक अनुदारवादी सदस्य हुए हैं जिनका नाम है एडमंड बर्क। उस एडमंड बर्क ने इसकी आलोचना की है उदारवादी सिद्धांत की। और इसमें उन्होंने कहा है, एडमंड बर्क ने, ये प्रमुख आलोचक रहे हैं, और बर्क ने कहा है कि उदारवाद इतिहास और परंपराओं को उचित महत्व प्रदान नहीं करता। आगे उन्होंने कहा कि उदारवाद में मानवीय बुद्धि को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जो एक अनुचित है। वास्तव में मानवीय घटना चक्र के निर्धारण में बुद्धि की अपेक्षा ईश्वरीय इच्छा और संयोग के द्वारा अधिक भाग लिया जाता है। तीसरा उन्होंने जो आलोचना करी वो है उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और समझौते का परिणाम मानते हैं। उदारवादी राज्य को एक कृत्रिम संस्था और एक समझौते का परिणाम मानते हैं, लेकिन राज्य वास्तव में राज्य उच्चतम मानवीय गुणों के विकास और महानतम आदर्शों की प्राप्ति में क्रियाशील एवं शाश्वत संस्था है। शाश्वत संस्था का मतलब है कि उसका प्रारंभ से ही उसका जन्म हुआ है, वो शाश्वत है। एक तरीके से वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक तरीके से, और वो पूरी तरीके से
पृथ्वी या ये सृष्टि के साथ ही उसकी उत्पत्ति हुई है। इस तरह से इन्होंने एडमंड बर्क ने इसकी आलोचना की। ये आपका उदारवाद का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, वो आज पूर्ण हुआ। थैंक यू।